हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोगों का बंगाल का गवर्नर जनरल का लास्ट पार्ट है और इस तरह से आज हम लोगों का बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग लॉर्ड मिंटो तक पढ़ चुके हैं और उसके बाद फिर लॉर्ड मिंटो के बाद जो है बंगाल का अगला गवर्नर जनरल 1813 ईस्वी में कौन बना? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स बना। तो यहाँ पर नाम पे आपको ध्यान देना है कि यह वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन इनका नाम जो है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहे। इन्होंने वो हस्तक्षेप नीति का परित्याग कर दिया था। कहने का मतलब यह हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वो हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। वो हस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या हुआ कि किसी भी भारतीय राज्य के मामले में जो है हस्तक्षेप नहीं करना, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसी वो हस्तक्षेप नीति का जो है इन्होंने त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। अब आइए बात करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान जो भी प्रमुख घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ था। इस युद्ध को ही गोरखा का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपाल के लोगों को गोरखा कहा गया है। क्या कहा गया है? गोरखा। देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है गोरखा। तो नेपाल के लोगों को गोरखा कहा गया है। तो इस वजह से यह जो युद्ध है आंग्ल नेपाल युद्ध, इसे आंग्ल गोरखा युद्ध या फिर सिर्फ गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। तो कब हुआ था? तो 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ था। किसी भी युद्ध का होने का कोई ना कोई कारण होता है। तो आइए हम लोग इस युद्ध के कारण को समझते हैं कि क्या कारण रहा होगा जो अंग्रेज एवं नेपाल के बीच जो है यह युद्ध हुआ होगा। तो कारण की अगर बात करें तो कारण था सीमा विवाद, अर्थात क्षेत्र विस्तार के वजह से जो है इन दोनों में युद्ध हुआ। तो आइए इस कारण को अच्छे से समझते हैं कि क्या हुआ कि 18वीं सदी में नेपाल काफ़ी शक्तिशाली था और अपने राज्य का जो है वह विस्तार करने में काफ़ी प्रयत्नशील था। तो इस वजह से क्या हुआ कि उत्तर में चीन के तरफ जो है विस्तार करना नेपाल के लिए असंभव था। तो इस वजह से नेपाल ने दक्षिण में विस्तार करना शुरू किया अपने क्षेत्रों का। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि 1801 ईस्वी में नेपाल ने ब्रिटिश भारत के गोरखपुर पर जो है कब्जा कर लिया, जिससे क्या हुआ कि कब्जा करने के बाद जो है क्या हुआ कि 1801 ईस्वी में ब्रिटिश भारत एवं नेपाल की सीमा जो है एक दूसरे से मिल गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि हिमालय के तराई में इन दोनों का जो सीमा जो सट गया, तो इन दोनों का जो सीमा का निर्धारण कर पाना वह मुश्किल था कि कौन किसकी सीमा होगी और कौन किसकी सीमा होगी। तो इसी सीमा विवाद के वजह से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच अर्थात नेपाल एवं अंग्रेजों के बीच जो है संघर्ष शुरू हो गया। और इसी संघर्ष की स्थिति में 1814 ईस्वी में जो है इन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे आंग्ल नेपाल युद्ध या फिर गोरखा का युद्ध कहा जाता है। तो कारण आपने समझा कि सीमा विवाद का था और 1801 ईस्वी में नेपाल ने गोरखपुर पर कब्जा कर लिया था। तो इसी वजह से जो है वह सीमा निर्धारण नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से यह युद्ध हुआ। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब जाकर जो है यानी
इसी युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजों ने गोरखा के नेता यानी नेपाली सैनिक को जो है गोरखा कहा गया, नेपाली लोगों को जो है गोरखा कहा गया है। तो जो गोरखा के जो नेता थे उनका नाम था अमर सिंह थापा। गोरखा नेता का नाम क्या था? तो अमर सिंह थापा। तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने गोरखा के नेता अमर सिंह थापा को पराजित कर दिया और पराजित जब इन्हें किया गया तब गोरखा जो थे वह मतलब संधि करने के लिए अंग्रेजों के साथ मजबूर हो गए। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि अंग्रेज एवं नेपाल के बीच जो है एक संधि हुई जिसका नाम था सुगौली संधि। यानी सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं नेपाल के बीच में यह संधि हुई थी। तो यह संधि जो है मार्च 1816 ईस्वी में जो है यह संपन्न हुई थी। लेकिन इस संधि के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इस संधि की शुरुआत जो हुई थी वह दिसंबर 1815 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यह संधि भले ही दिसंबर 1815 ईस्वी में यह संधि शुरू हुई थी दोनों के बीच जो है, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन अंतिम रूप से जो है दोनों पक्ष के तरफ से इस संधि पर जो है हस्ताक्षर जो किया गया, यानी यह संधि जो है पूर्ण रूप से दोनों के बीच जो संपन्न हुआ वह मार्च 1816 ईस्वी में हुआ। तो इसलिए सुगौली की संधि जैसे पूछा जाता है कि कब हुई, तो वह 1816 ईस्वी में हुई। लेकिन अब ध्यान यह रखना है कि क्या होता है कभी कभी कि मान लीजिए कि जो 4 ऑप्शन वाले जो है पेपर होते हैं यानी एग्जाम जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सुगौली की संधि कब हुई, तो 4 ऑप्शन में से क्या किया जाता है कि 1816 नहीं दिया जाता है ऑप्शन में, और उसके जगह क्या दिया जाता है 1815 ईस्वी दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संधि की चूंकि शुरुआत तो दिसंबर 1815 में ही हुई थी, लेकिन भले ही इस संधि पर पूर्ण रूप से हस्ताक्षर यानी पूर्ण रूप से जो इसे पारित किया गया था वह 1816 में, लेकिन ऑप्शन में तो 1816 नहीं था, तो इस वजह से जो है 1815 सही माना जाएगा, जो 4 ऑप्शन वाला जो है एग्जाम होता है। लेकिन अब अगर हम बीपीएससी की बात करें जहां पर जो है 5वां ऑप्शन ई भी दिया जाता है, ठीक है, तो मान के चलिए कि बीपीएससी के एग्जाम में अगर 1816 ना दिया हुआ हो और 1815 हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपको 1815 नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या लगाना है, आपको ई ऑप्शन लगाना है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से यह संधि कब पारित हुआ था, कब संपन्न हुई थी यह संधि, तो वह 1816 ईस्वी में हुई थी। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 1815 भले ही दे ऑप्शन में और 1816 मान लीजिए अगर ना दे, तब आपको ई ऑप्शन ही लगाकर आना है, 1815 नहीं लगाना है। लेकिन मान के चलिए कि अगर 1815 भी दे दे ऑप्शन में और 1816 भी दे दे, तो आपको 1816 लगाना है, तब ई नहीं लगाना है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि यह जो दोनों के बीच संधि हुई, अंग्रेज एवं नेपाल के बीच जो सुगौली की संधि हुई, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बहुत सारी मतलब लाभ हुई थी। तो आइए बात करते हैं उन फायदों के बारे में कि इस संधि से अंग्रेजों को क्या क्या फायदा हुआ। तो क्या हुआ कि गढ़वाल, शिमला, रानीखेत, कुमायूं एवं नैनीताल पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया, यानी जिस पर इस संधि से पहले नेपाल का अधिकार था, लेकिन इस संधि के द्वारा जो है नेपाल ने इन क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे दिया। दूसरी बात क्या थी कि यह जो सिक्किम जो राज्य जो है इस पर नेपाल का पूर्ण रूप से अधिकार था, लेकिन इस संधि के द्वारा, सुगौली की संधि के द्वारा जो है अब नेपाल ने सिक्किम को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों की जो है प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी और अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ था। लेकिन इन लाभों के अतिरिक्त जो अंग्रेजों को सबसे अधिक फायदा हुआ वह यह था
कि गोरखा सैनिक का जो है ब्रिटिश सेना में शामिल होना। गोरखा सैनिक यानी नेपाली सैनिक को गोरखा सैनिक कहा गया है। तो इस संधि से जो अंग्रेजों को सबसे अधिक फायदा हुआ वह यह हुआ कि भारी संख्या में गोरखा सैनिक को जो है ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया और नेपाल राज्य जो था वह अंग्रेजों का मित्र राज्य बन गया। तो इस तरह से यह आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ 1816 ईस्वी में। तो यहां पर जो एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वह किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की जो है अगली घटना के बारे में है। तो वह है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में हुआ था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। कब से कब तक चला था? तो 1817 से 1818 ईस्वी में चला था। इस युद्ध में जो है मराठों की करारी हार हुई थी। तो आइए बात करते हैं इस युद्ध के बारे में। ऐसे तो हम लोग जब मराठा पढ़े थे तो वहां पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट को देखते हैं जिससे हम लोगों का रिमाइंड हो जाएगा। तो बात करते हैं कि इसी युद्ध के दौरान जो है पूना संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। यह पूना संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं हेस्टिंग्स के बीच यह संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा यानी पूना संधि के द्वारा ही जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वह मराठा संघ की अध्यक्षता को त्याग दिए थे। इसी संधि के द्वारा जो है हेस्टिंग्स ने बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए पेंशन देकर जो है उन्हें कानपुर भेज दिया था। लेकिन 1818 ईस्वी में जो है मराठों की अंतिम रूप से पराजय हुई और हार के बाद जो है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था और मराठा परिसंघ को जो है वह अंग्रेजी राज्य में जो है यानी ब्रिटिश भारत में जो है उसे मतलब उसका विलय कर दिया गया था। तो मराठा परिसंघ कहने का मतलब यह हुआ कि मराठों के जितने भी प्रांत थे उन सभी का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया गया था, यानी अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया था 1818 ईस्वी में इसी युद्ध के बाद जो है। तो इसी युद्ध के संदर्भ में जो है हेस्टिंग्स का एक कथन है कि हेस्टिंग्स ने मराठों को अपना प्राकृतिक शत्रु बताया है, जबकि राजपूतों को जो है हेस्टिंग्स ने अपना प्राकृतिक मित्र बताया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपना प्राकृतिक शत्रु किसे बताया है तो मराठों को, जबकि अपना प्राकृतिक मित्र किसे बताया था तो वह राजपूतों को बताया था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कि इनके शासनकाल के दौरान जो है अगली घटना के बारे में कि 1818 ईस्वी में जो है बम्बई प्रेसिडेंसी का विस्तार किया गया था। तो इनके कार्यकाल के दौरान ही जो है 1818 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी का विस्तार किया गया था। गठन नहीं, गठन तो पहले ही हो चुका था लेकिन विस्तार किया गया था। कैसे क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तो उसी तरह से अब इस प्रेसिडेंसी का बम्बई प्रेसिडेंसी का 1818 में विस्तार किया गया था। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इनके कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट घटना यह है कि 1818 ईस्वी में जो है हेस्टिंग्स ने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया था। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि मीडिया को स्वतंत्र करना। तो क्या है इसका अर्थ, क्यों ऐसा नौबत आई थी कि जो है 1818 ईस्वी में इन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया। तो आइए इसके मतलब को हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था कि 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने, हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ चुके हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। तो 1799 ईस्वी में क्या हुआ कि लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांसीसियों के आक्रमण के भय से उन्होंने भारत में सभी समाचार पत्रों पर पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया था। पत्रेक्षण अधिनियम कहने का मतलब यह हुआ कि द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 कहने का मतलब यह हुआ
कि 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांसीसी आक्रमणों के भय से उन्होंने भारत में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। तो जब 1799 ईस्वी में वह एक्ट पारित हुआ तो उस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि सभी समाचार पत्रों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया था कि वो अपने मालिक, स्वामी यानी जिन्हें ऑनर कहा जाता है, उसके साथ साथ अपने संपादक अर्थात एडिटर एवं अपने मुद्रक अर्थात प्रिंटर का नाम जो है समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा क्या हुआ इस एक्ट के द्वारा कि उन्होंने इसके साथ साथ यह भी आवश्यक कर दिया कि अब भारत में कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित होने से पहले यानी उनका प्रकाशन होने से पहले जो है ब्रिटिश भारत के जो सचिव जो होते थे यानी अंग्रेजी सरकार के जो सचिव होते थे भारत में, उनके सामने जो है किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन से पहले पूर्व पत्रेक्षण के लिए जो है उस सचिव के पास उस समाचार पत्र को भेजा जाएगा, यानी प्री सेंसरशिप के लिए भेजा जाएगा। तो सेंसरशिप कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि मेरे हिसाब से अगर उस समाचार पत्र में कुछ त्रुटियां लग रही है तो हम उसमें काट छांट कर सकते हैं और काट छांट करके ही तब जाकर उसका हम प्रकाशन करेंगे, प्रकाशन करने की मंजूरी देंगे। तो यही एक्ट जो है पारित हुआ था 1799 ईस्वी में। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस तरह का प्रतिबंध, तो यह आप लोग समझ चुके हैं। किसने लगाया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि यह लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे ये उदारवादी प्रवृत्ति के थे, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि 1818 ईस्वी में वो जो है प्रकाशन से पहले जो प्री सेंसरशिप के लिए जो भेजा जाना अनिवार्य किया गया था उसे हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में हटा दिया, यानी समाप्त कर दिया प्री सेंसरशिप के लिए। तो इसी वजह से कहा जाता है कि 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान किया था। अब बात करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल की अगली घटना के बारे में, वह है पिंडारियों का दमन। तो पिंडारियों का दमन कब किया गया था, 1817 से 1818 ईस्वी के दौरान पिंडारियों का दमन किया गया था। तो आइए सबसे पहला सवाल यह उठता है कि पिंडारी किसे कहा गया है। तो पिंडारी जो कहा गया है वह लुटेरों का जो है संगठित दल को जो है पिंडारी कहा गया है, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग शामिल होते थे। यह जो पिंडारी जो कि लुटेरे लोग होते थे, इसमें कोई विशेष जाति नहीं होता था, इसमें कोई विशेष धर्म के लोग नहीं होते थे, बल्कि इसमें किसी भी धर्म के लोग शामिल होते थे, किसी भी जाति के लोग इसमें शामिल होते थे और उन्हें ही जो है पिंडारी कहा गया है। इन पिंडारियों का उदय कब हुआ था, तो इन पिंडारियों का जो उदय हुआ था वह औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल में ही इन पिंडारियों का उदय हुआ था। और इन पिंडारियों का काम क्या था, यानी लूट मार करना। और लूट मार और कौन करते थे, तो वो मराठा लोग करते थे। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि मराठों के तरह ही यह पिंडारी लोग भी जो थे ये लूट मार करते थे। और आरंभ में, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जब पिंडारियों का उदय हुआ था तो प्रारंभ में जो है इन पिंडारियों को जो है मराठों का संरक्षण भी प्राप्त था। तो मराठों का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से अंग्रेज अधिकारी जॉन मेलकम ने पिंडारियों को जो है एक संज्ञा प्रदान की है। वह संज्ञा कौन सी है, तो मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्तों की संज्ञा किसे प्रदान किया गया, पिंडारियों को किसने किया, तो अंग्रेज अधिकारी जॉन मेलकम ने किया है। क्यों किया, क्योंकि मराठों का संरक्षण इन पिंडारियों को प्राप्त था और उसके ही तरह ये भी लूट मार करते थे। अब बात करते हैं कि मेलकम ने तो है इन्हें मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्तों की संज्ञा प्रदान की, जबकि मराठा सरदार जिनका नाम
है मल्हार राव होलकर। तो मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने इन पिंडारियों को सुनहला झंडा प्रदान किया था। तो बताइए कि पिंडारियों को जो है सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? तो मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने किया था। अब बात करते हैं कि इन पिंडारियों का जो है केंद्र कहाँ था। ठीक है, भारत में ये लूट मार करते थे, लेकिन भारत में इनका केंद्र कहाँ था? तो भारत में जो है इनका केंद्र मध्य भारत था। कहाँ था केंद्र? तो मध्य भारत था। अब बात करते हैं कि इन पिंडारियों के, इन लुटेरों के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो इन पिंडारियों के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था करीम खां, वासिल मोहम्मद और चीतू थे। यानी इन पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। कौन कौन? तो एक करीम खां, दूसरा वासिल मोहम्मद और तीसरा चीतू थे। तो बात करते हैं कि ये जो पिंडारी जो थे ये बुंदेलखंड, गुजरात, निजाम के राज्य एवं उत्तरी सरकार में जो है लूट मार मचा रखी थी। तो इस वजह से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन पिंडारियों का दमन करने का निश्चय किया। और तब जाकर क्या हुआ कि इनके दमन के लिए जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक सेना का गठन किया और उस सेना में जो है लगभग 1 लाख सैनिक एवं 300 से अधिक तोपों को शामिल किया गया था। और इस संगठित सेना को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व खुद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, जबकि दूसरे सैन्य टुकड़ी का जो है किसी दूसरे अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो बात करते हैं कि इन पिंडारियों को जो है उत्तर की एक सैन्य टुकड़ी उत्तर की ओर से घेरना शुरू किया और दूसरा जो सैन्य टुकड़ी था वह दक्षिण की ओर से घेरना शुरू किया। तो दोनों ओर से जो है इन्हें इस तरह से घेरा गया कि इन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला और क्रूरता पूर्वक जो है उन अंग्रेज सैनिकों ने जो है इन पिंडारियों का दमन किया। कुछ पिंडारियों के जो नेता जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने, जबकि कुछ मारे गए थे जो है। तो आइए बात करते हैं कि ये जो तीनों प्रमुख नेता थे, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो वासिल मोहम्मद थे इन्होंने आत्महत्या कर लिया। चीतू जो थे तो इन्हें जो है शेर खा गया था, जबकि इनके जो तीसरे प्रमुख नेता थे करीम खां, तो इन्होंने हेस्टिंग्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस वजह से करीम खां को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गवासपुर की जागीर प्रदान कर दी गई। तो करीम खां को जो है कहाँ की जागीर प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है एक जगह है गवासपुर, तो गवासपुर की जो है जागीर प्रदान की गई। किसे? तो करीम खां को की गई। तो इस तरह से 1818 ईस्वी के प्रारंभ में जो है पिंडारियों का जो है दमन पूर्ण रूप से कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के अगले घटना के बारे में। अगला जो कार्य क्या था? तो वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? तो भू राजस्व वसूल करने का जो है एक व्यवस्था थी जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जो है सर टॉमस मुनरो जब 1820 से 1827 के दौरान मद्रास के ये गवर्नर बने थे, तो यह किनके कार्यकाल के दौरान? तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो इनके कार्यकाल के दौरान ही सर टॉमस मुनरो 1820 में मद्रास के गवर्नर बने थे। और मद्रास के गवर्नर 1820 से कब तक रहे थे? तो 1820 से 1827 ईस्वी तक रहे थे। तो जब यह मद्रास के गवर्नर बने सर टॉमस मुनरो, तब इन्होंने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को जो है शुरू किया था भू राजस्व वसूल करने के लिए। इस व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नहीं किया था। यह बात आपको ध्यान देना है कि ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू नहीं किया था, बल्कि पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने किया था? तो सर टॉमस मुनरो ने किया था। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसके जो जनक जो थे वो कौन थे? तो वो कर्नल रीड थे। तो आइए बात करते हैं कि क्या हुआ कि सर टॉमस मुनरो ने क्या किया था कि पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 ईस्वी में इस बंदोबस्त को लागू किया था भू राजस्व वसूल करने के लिए। लेकिन कर्नल रीड जो थे 1792 ईस्वी में ही
मद्रास के बारामहल जिले में, यह बारामहल जिला कहाँ पड़ता है? तो मद्रास में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में ही मद्रास के बारामहल जिले में जो है इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू किया था। कर्नल रीड, या फिर इन्हें अलेक्जेंडर रीड भी कहा जाता है, या फिर इन्हें कैप्टन रीड भी कहा जाता है। तो शुरुआत इन्होंने किया था, लेकिन ये सिर्फ एक जिला में किया था, मद्रास के सिर्फ एक जिले में किया था। लेकिन जब सर टॉमस मुंडो 1820 में मद्रास के गवर्नर बने, तब इन्होंने इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त को जो है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। लेकिन अभी भी हम लोगों का रैयतवाड़ी बंदोबस्त पूरा समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में हम लोगों को यह भी जानना है कि यह कैसे काम करता था। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए जो क्या है कि एक अलग से जो है क्लास लाया जाएगा। क्योंकि क्या हुआ है कि ब्रिटिश काल में भारत में जो है भू राजस्व वसूल करने के लिए 3 तरह की व्यवस्था को शुरू किया गया था। कौन कौन? तो एक अस्थाई बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया है, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था। तो इन तीनों भू राजस्व को जो है हम लोग उसके लिए जो है एक अलग क्लास ही लाएंगे। तो वहां पर जो है हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे कि कितना प्रतिशत लगता था और या कितना नहीं लगता था। यह सब हम लोग एक अलग क्लास में ही इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में इतना ही जानिए। अब बात करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के अगले मतलब कि कार्य के बारे में, कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट को पारित किया था। तो यह टेनेंसी एक्ट को जो है इन्होंने पारित किया था। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कहां पर? तो बंगाल में पारित किया था, ठीक है। क्यों पारित किया था? क्योंकि क्या होता था कि बंगाल में जो है किसानों की भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। कहने का मतलब यह हुआ कि किसान को जो है अपनी ही भूमि से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। तो इस वजह से, चूंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स उदारवादी प्रवृत्ति के थे, तो इस वजह से इन्होंने 1822 ईस्वी में जो है बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लाया, जिससे क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा जो है अब किसानों को जो है उनके भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था, ठीक है। चलिए, हम लोगों का लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है अब समाप्त हुआ, यानी इनका जो भी कार्य था वह हम लोग देख चुके हैं। 1823 ईस्वी में अब अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड एडम्स बने। लेकिन लॉर्ड एडम्स जो थे वो अस्थाई गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि वो अस्थाई गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने सिर्फ 7 माह तक जो है शासन किया था। लेकिन अपने इस 7 माह के दौरान ही जो है इन्होंने क्या किया, लॉर्ड एडम्स ने क्या किया कि प्रेस पर जो है फिर से प्रतिबंध लगा दिया। यानी इस प्रेस को जो है स्वतंत्रता प्रदान जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में किया था, लेकिन 1823 ईस्वी में लॉर्ड एडम्स ने फिर से प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अब ध्यान देना यह है कि 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, तो वह भारत में सभी समाचार पत्रों पर लगाया था। लेकिन लॉर्ड एडम्स ने 1823 ईस्वी में जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया भारत में, तो वह सभी समाचार पत्रों पर नहीं लगाया, बल्कि किन समाचार पत्रों पर लगाया? तो वैसे समाचार पत्र जिनके मालिक, जिनके स्वामी, जिनके ऑनर भारतीय थे, उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, या फिर वैसे समाचार पत्र जो भारतीय भाषा में प्रकाशित होते थे, उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ भारतीयों को टारगेट करके जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था, किसी अंग्रेजी समाचार पत्र पर नहीं लगाया गया था, या फिर वैसे समाचार पत्र पर नहीं लगाया गया था जिनके मालिक भारतीय ना हो, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसी प्रेस पर जब ये प्रेस पर जो प्रतिबंध जो है इन्होंने लगाया था, तो इसी वजह से क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उनका नाम था मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार का जो है प्रकाशन कौन करते थे? तो राजा राम मोहन राय करते थे। तो जब इन्होंने 1823 में इस तरह का प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, तब इसके वजह से क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो यह मीरात उल अखबार का जो प्रकाशन होता था, इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। समझ गए बातों को? अब बात करते हैं
कि लॉर्ड एडम्स के बाद जो है 1823 ईस्वी में ही जो है लॉर्ड एमहर्स्ट जो है एक अस्थाई गवर्नर जनरल बनकर आए और इन्होंने जो मतलब इनका जो शासन जो रहा वह कब से कब तक रहा, तो 1823 से 1828 ईस्वी तक रहा। किनका? तो लॉर्ड एमहर्स्ट का। तो आइए बात करते हैं इनके कार्यकाल के दौरान जो है जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है कि प्रथम अंगल बर्मा युद्ध। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध अर्थात अंग्रेज एवं बर्मा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कब से कब तक चला था, तो 1824 से 1826 ईस्वी तक हुआ था। तो प्रत्येक युद्ध की तरह इस युद्ध का भी कोई न कोई कारण होगा। कारण क्या था? तो यहाँ भी क्या था? क्षेत्र का विस्तार करना ही यह कारण था कि बर्मा भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, अंग्रेज भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे दोनों, जिससे क्या हुआ दोनों का सीमा जो है सट गया और जिस वजह से जो है एक दूसरे के बीच यह युद्ध प्रारंभ हुआ। तो कब हुआ? 1824 ईस्वी में जब दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ अंग्रेजों को जो है सफलता हाथ लगी। तो आइए बात करते हैं कि जब बर्मा अपने आप को जो है हारते हुए जब देख रहा था तब उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ एक संधि की 1826 ईस्वी में, और यह संधि कहाँ की गई? तो यांडूब में की गई। यानी बर्मा की उसमें राजधानी होती थी यांडूब, तो यांडूब में संधि की गई। इस वजह से इसे यांडूब की संधि कहा गया है। कब हुई थी? तो 1826 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि बर्मा ने टेनासिरीम, अराकान, असम, कछारी प्रदेशों पर जो है अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस पर पहले बर्मा का अधिकार था, लेकिन अब ये जो क्षेत्र जो थे, ये प्रदेश जो थे, इन प्रदेशों को बर्मा ने किसे दे दिया? तो अंग्रेजों को दे दिया। इसके अलावा अब बात करें तो ये बर्मा ने क्या किया कि अंग्रेजों को जो है 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया। 1 करोड़ रुपए कितना क्षतिपूर्ति के रूप में दिया? तो 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया। इसके अलावा मणिपुर को जो है स्वतंत्र घोषित किया गया। इस संधि से जो है अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने इस संधि से खुश होकर लॉर्ड एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि से सम्मानित किया। तो अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि किसे प्रदान किया गया था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट को किया गया था। किसने किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने किया था। आइए अब बात करते हैं इनके शासनकाल के अगले घटने के बारे में बात करते हैं कि लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल के दौरान भरतपुर पर अधिकार कर लिया था। यानी अंग्रेजों ने जो है भरतपुर पर अधिकार कर लिया था। कब? 1826 ईस्वी में। भरतपुर कहाँ पड़ता है? तो वह राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो आइए बात करते हैं कि भरतपुर पर अधिकार करने के बाद एमहर्स्ट ने क्या किया कि बलदेव सिंह के पुत्र को गद्दी पर बैठाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट घटना के बारे में, वह है इनके शासनकाल के दौरान जो 1826 ईस्वी में बैरकपुर का विद्रोह हुआ था। यह बैरकपुर का जो विद्रोह था यह एक सैनिक विद्रोह था, यानी भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे बैरकपुर का विद्रोह कहा गया है। तो आइए बात करते हैं कि क्यों भारतीय सैनिकों ने जो है विद्रोह किया था। तो क्या हुआ कि लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो है भारतीय सैनिकों को रंगून जाने के लिए कहा। ठीक है, कहाँ जाने के लिए कहा? तो रंगून जाने के लिए कहा। तो लेकिन रंगून जाने के लिए जो है भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके जाना पड़ता। लेकिन उस समय क्या था कि हिंदू नियमों के अनुसार जो है समुद्र पार करना जो है वह पाप माना जाता था। यानी हिंदू धर्म के अनुसार जो है उस समय समुद्र को पार करना वह पाप माना जाता था। तो इससे क्या लगा भारतीय सैनिकों को जो है कि ये अंग्रेज जो है हमें विधर्मी बनाना चाहते हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने, भारतीय सैनिकों ने समुद्र पार करने से मना कर दिया, रंगून जाने से मना कर दिया और इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब इन लोगों ने विद्रोह किया तब लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो है यानी इनके विद्रोह का दमन किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1824 ईस्वी में जो है लॉर्ड एमहर्स्ट ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना की थी। कहाँ पर? तो वह कलकत्ता में की थी। इनके बाद जो है
1828 ईस्वी में अगले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो विलियम बेंटिक बने। तो विलियम बेंटिक का जो है वह कार्यकाल जो रहा वह 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। लेकिन ध्यान देना है कि 1828 से 1833 ईस्वी तक, कहने का मतलब यह हुआ कि 1828 से 1833 ईस्वी तक ही ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहे। क्यों? क्योंकि 1833 ईस्वी में जो है एक एक्ट को पारित किया गया जिसे 1833 का अधिनियम कहा गया, और उस अधिनियम के द्वारा जो है अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब 1833 ईस्वी में जो है यही विलियम बेंटिक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो अब भारत के गवर्नर जनरल हो गए, और 1833 से 1835 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। तो हम लोग क्या है कि यहां पर इनके बारे में उतना नहीं पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ यहां पर हम लोग ये जानेंगे कि बंगाल के जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल हुए। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो विलियम बेंटिक थे। लेकिन उसके बाद फिर 1833 का अधिनियम आया, और जिसके बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल से अब भारत का गवर्नर जनरल बन गए। तो जब हम लोग भारत का गवर्नर जनरल शुरू करेंगे तो वहां सबसे पहले विलियम बेंटिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो वहां पर ही जो है इन्होंने जो भी कार्य किया तो वहां पर ही जो है हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का जो है बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त हुआ। इसके बाद जो है हम लोग पहले एक 1833 का अधिनियम को अच्छे से समझेंगे और फिर जाकर जो है भारत का गवर्नर जनरल को शुरू करेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का बंगाल का गवर्नर जनरल समाप्त हुआ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।